बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड इन बैक्टीरिया। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस करने। सेल वॉल जो है वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस कल हम पढ़ चुके थे, मतलब कैप्सूल्स और स्लाइम उससे नीचे मौजूद होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे बाहर की तरफ मौजूद होती है। ये रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है। और ये सेल वॉल जो है ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। अब ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि सेल का रप्चर हो जाना ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, जिस तरह प्लांट का सेल जो है वो अपनी सेल वाल की वजह से महफूज रहता है ऑस्मोटिक लाइसिस से, इसी तरीके से बैक्टीरिया को भी काफ़ी हद तक सेल वाल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस से उसको बचाया जा सके। बैक्टीरिया का एक जीनस है माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती, जबकि मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वाल मौजूद होती है। और इसी सेल वाल की बेस के ऊपर रफली आप कह सकते हैं कि दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये जो टेक्निक है ये क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसी की बेस के ऊपर इनका नाम जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रखा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं, मतलब उनकी सेल वाल के अंदर प्राइमरी डाई का कलर आ जाता है। और वो कलर कौन सा होता है, वो पर्पल कलर होता है, जो किस वजह से बनता है, जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स की वजह से बनता है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, इसको CV1 कम्प्लेक्स कह देते हैं, हालांकि ये 1 नहीं है बल्कि I है, एंड I स्टैंड्स फॉर आयोडीन। मतलब क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से पर्पल कलर जो है वो आता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उनके अंदर ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स नहीं बनता, और उनके अंदर सेकेंडरी डाई का कलर आता है जिसको आप सेफरीन भी कहते हैं, और उसका कलर होता है पिंक। अब जनरली अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो प्राइमरी डाई के साथ रिएक्ट करेगा या उसके ऊपर प्राइमरी डाई का असर होता है और वो पर्पल कलर अपने ऊपर रिटेन करता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं और कलर कौन सा शो करते हैं, पिंक कलर शो करते हैं। अब इसी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कुछ करेक्टर्स की बेस के ऊपर आपस में कंपैरिजन किया गया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनके अंदर जो मेजर लेयर्स मौजूद होती हैं वो सिंगल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो डबल लेयर्स हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि 2 लेयर्स पाई जाती है। जबकि केमिकल मेकअप अगर हम देखें इनकी सेल वाल का कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो 50% ऑफ ड्राई वेट है। ड्राई वेट का क्या मतलब होता है, अगर हम कोई बैक्टीरिया लेते हैं उसमें से सारा वाटर अगर हम एवेपोरेट कर देंगे तो जो बाकी वेट बचेगा उस वेट का 50% पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर कंसिस्ट करेगा। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है ग्राम पॉजिटिव के हवाले से, इनके अंदर टिकॉइक एसिड होता है, और यही टिकॉइक एसिड है जिसकी वजह से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनता है। अब आप दूसरे टेबल की तरफ देखें तो उसके अंदर आपको टिकॉइक एसिड नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, टिकॉइक एसिड एंड लिपोटिकॉइक एसिड। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगर हम केमिकल मेकअप की बात करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे आप कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स मौजूद हैं, जिनमें लिपोप्रोटीन्स है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, और इसके अंदर ओनली 10% ड्राई वेट मौजूद होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर 50% ड्राई वेट था। थिकनेस की बात करें इनके अंदर तो वो है जी 20 to 80 नैनोमीटर ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर 8 to 11 नैनोमीटर है। मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव की वॉल की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। लिपिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर 1 to 4% लिपिड है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर 11 to 12% लिपिड पाया जाता है, जो कि आपने उसके कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स को देखते हुए अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था, क्योंकि लिपोपोलीसेक्राइड्स लिपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड की तादाद जो है वो इनके अंदर ज़्यादा होगी। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है वो क्या आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो नहीं। ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है, हाँ होती है। इसी वजह से तो ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हमने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक लेयर और ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लेयर्स मौजूद हैं।
पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के दरमियान में जो है वो क्या स्पेस मौजूद है, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद होती है कुछ के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर सभी बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव से लिंक हैं या उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन सब के अंदर वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो मौजूद होती है। अब ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वाल है वो ज़्यादा परमिएबल होती है, और मैं बता चुका हूँ कि वो क्यों ज़्यादा परमिएबल होती है, ड्यू टू टिकॉइक एसिड। जब टिकॉइक एसिड सेल वाल बना रहे होते हैं तो उनके दरमियान में दरारें होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान में आप कह लें कि छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से वो परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसी वजह से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स भी जनरेट होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव की अगर हम सेल वाल की बात करें तो दे आर लेस परमिएबल, तो इनके अंदर टिकॉइक एसिड नहीं है, तो इवेंचुअली ये होगा कि इनके अंदर जो है वो परमिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सेल वाल की कुछ और बातें यहाँ पर हम करेंगे कि जो मोस्ट बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो सेल वाल का एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है जिसको आप पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं, और इवन के हमने इसका नाम म्यूरेन भी पढ़ा पिछले चैप्टर्स के अंदर। लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसके अंदर लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं विद पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, मतलब कि प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स के साथ उनकी जो है वो आपस में आप कह लें कि फ्रेमवर्क बना होता है। और उसके अलावा इनके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं, टिकॉइक एसिड भी हैं, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपोलिसैकेराइड्स, ये सभी चीज़ें हम पीछे जो टेबल है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेल वाल उनके अंदर मौजूद ही नहीं होती, या अगर मौजूद होती भी है तो वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जैसी करैक्टर्स जो हैं वो शो नहीं करते। तो मैंने इसलिए पहले ये स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये रफली एक कंपैरिजन है, एक छोटी सी आप कह लेंगे कैटेगरी बना सकते हैं। इस तरह नहीं है कि हम इस दुनिया के अंदर मौजूद सभी बैक्टीरिया को इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की क्राइटेरिया से या स्टिकी आर्ट से हम जो है वो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी सेल वाल्स जो हैं वो ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होते हैं। उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर इनमें फ़र्क क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन में और पेप्टिडोग्लाइकेन में फ़र्क क्या है और ग्लाइकोप्रोटीन में, इवन के दोनों के अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन्स मौजूद होती हैं और उनके साथ जो पेप्टाइड हैं या प्रोटीन्स हैं वो अटैच हुई होती हैं इन लेस अमाउंट। जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये कभी भी चेन्स की शक्ल में नहीं होंगे, ये कंपाउंड्स की शक्ल में होंगी, और इनमें जो मेन चीज़ है वो प्रोटीन होगी, और प्रोटीन के साथ कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अटैच होंगे। तो ये डिफरेंस आपने पेप्टिडोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन्स के दरमियान में समझ लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की जो कि बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, तो ये इसको हम इसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि जो साइटोप्लाज्म के बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इवन के अगर इस सेल मेम्ब्रेन को कोई डैमेज होता है तो उसकी वजह से इवेंचुअली डेथ हो सकती है बैक्टीरिया की, और होता भी है क्योंकि अगर जो इम्पोर्टेंट लेयर है अगर वही रप्चर होगी तो अंदर से सारा मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा, और इसी को हमने ऑस्मोटिक लाइसिस भी बोला था। अब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स जो हैं ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स, मतलब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे मुख्तलिफ होती हैं। इनके अंदर जो स्टीरोल्स हैं, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल, वो मौजूद नहीं होता। और इनके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि इनके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, शुगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा जो इनके अंदर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स हैं वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होता है। हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स अटैच होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, तो इनके अंदर वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही नेचर ने फिक्स की होती है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बाहर अब आ जाएगा जी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, मतलब कि साइटोप्लाज्म क्या है।
तो साइटोप्लाज्म के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इनके अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होंगी, सच एज जो है वो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है तो वो भी नहीं होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, वो भी मौजूद नहीं होगा। और इवन के इनके अंदर साइटोस्केलेटन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मौजूद नहीं होते इनके अंदर। तो इसके अंदर मौजूद क्या होता है, इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियाइड मौजूद होता है। अब न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है वो भी आप देख लें। लेट्स से कि हमने एक जो है वो स्कूल बनाया है और उस स्कूल के अंदर हमने कोई एक जगह को ऑफिस कह दिया, ठीक है। वहाँ पे हमने एक टेबल रख दिया, एक चेयर रख दिया, लेकिन उस टेबल चेयर के इर्द गिर्द हमने चार दीवारी नहीं की। तो इवन के वो ऑफिस तो है लेकिन उसके बाहर चार दीवारी नहीं है, तो उसको हम न्यूक्लियाइड कहेंगे। अगर उसके बाहर चार दीवारी आ जाएगी तो उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। या बहुत ही सिंपल करता हूँ आपके लिए कि न्यूक्लियस जो है वो ऐसी सेंटर वाला एरिया होता है जिसके बाहर मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। जबकि न्यूक्लियाइड भी एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियाइड के बाहर मेम्ब्रेन्स नहीं होती। इसी वजह से हम कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं लेकिन न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अब जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से जो है वो आ जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन है नहीं। तो उसके अलावा इनके अंदर जो है वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स मिलेंगे, मीजोसोम्स मिलेंगे, ग्रैन्यूल्स मिलेंगे और न्यूक्लियाइड मिलेंगे। और न्यूक्लियाइड क्या होता है इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होता है। और आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। इनके अंदर हमारे जैसा वो जो डायग्राम के अंदर शो किया गया होता है वो आर्म्स वाला क्रोमोसोम, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। तो इनके अंदर जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। और इसी सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से इस तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो क्रोमेटिन बॉडी है ये काफ़ी मतलब कि लंबा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो कि टाइटली फोल्ड होता है ताकि वो सेल कंपोनेंट के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से पैक हो सके। उसके अलावा न्यूक्लियाइड के दूसरे नाम भी आप पढ़ेंगे सुनेंगे। वो न्यूक्लियर बॉडी है, क्रोमेटिन बॉडी है, न्यूक्लियर रीजन है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप अपनी बुक के ऊपर जो है वो अंडरलाइन करेंगे कि अगर हमने डीएनए का मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम फ्यूलगन स्टेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर भी पढ़ेंगे इसके बारे में। एक और एमसीक्यू यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे कि जो इश्रीकिया कोलाई है जिसको आप ई कोलाई भी कहते हैं, उसके क्रोमोसोम की कितनी लेंथ होती है। तो वो 14,000 माइक्रोमीटर तक तकरीबन लेंथ होती है।